हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों पे। तो चलिए देर ना करते हुए इसे सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इतिहास से संबंधित बहुत सारे वीडियो ढूंढ रहे हैं तो इस चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इतिहास से रिलेटेड। और अगर ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं एनटीए यूजीसी नेट का तो वो भी पेपर अवेलेबल है। इसके अलावा पीजीटी टीजीटी की भी पेपर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं, वहाँ पर आप जाकर लिंक के माध्यम से इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। और आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम का क्वेश्चन रहा है। निम्न में से कौन सा उपकरण हस्त परशु का प्रकार नहीं है? तो हस्त परशु का जो प्रकार नहीं है वो हो जाएगा पेबुल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। इसकी डिटेलिंग भी देख लेते हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर इतिहास आपका सब्जेक्ट रहा है तो ये चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हस्त परशु कुठार प्रकार के पाषाण उपकरणों के निर्माण में फ्लेक विधि, चापर चॉपिंग विधि तथा बोरर विधि का प्रयोग किया था, जबकि हैंड एक्स के औजार सर्वप्रथम मद्रास तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त हैं। इनमें क्लीवर, स्केपर आदि उपकरण भी शामिल है। पेबुल उपकरण इस श्रेणी को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम का क्वेश्चन रहा है, 2018 में आया हुआ है। बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? तो संस्कृति हमें बतानी है। तो ये संस्कृति है, ये संस्कृति हो जाएगी नवपाषाण युग की। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नवपाषाण कालीन स्थलों में बुर्ज होम एवं गुफ कराल यानी कश्मीर प्रांत से अनेक प्रकार के मृद भांड एवं प्रस्तर तथा हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ के प्रमुख औजार बसुली, छेनी आदि द्वारा कृषि कार्यों को संपन्न किया जाता था। भट्टी प्रोलू अभिलेख किस धातु से निर्मित है? ये भी हायर एजुकेशन के एग्जाम का ही क्वेश्चन रहा है। तो ये रहा है चांदी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। सातवाहन कालीन प्रमुख अभिलेखों में अमरावती, भट्टी प्रोलू, नागार्जुन कोंड जैसे स्थानों से स्तूप, चैत्य और विहार की जानकारी प्राप्त होती है। भट्टी प्रोलू अपनी बुद्धि स्तूप के लिए भी जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में एक छोटा सा गांव है। भट्टी प्रोलू अभिलेख चांदी से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुर्ज होम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? तो बुर्ज होम जो प्रागैतिहासिक केंद्र माना जाता है वो माना जाता है नवपाषाण काल का। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर नवपाषाणिक युग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ से कृषि, पशुपालन और गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस धातु में प्रथमतः टिन का मिश्रण किया गया? टिन का मिश्रण किया गया है। और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। तो ये है तांबे का।
ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मानव सभ्यता के इतिहास में तांबे का एक प्रमुख स्थान है क्योंकि प्राचीन काल में मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु व मिश्रित धातुओं में तांबा व कांसे यानी तांबा और टिन को जो मिलाकर धातु बनती थी कांसा का नाम आता है। किस धातु को वी गार्डन चाइन ने जनतंत्रीय धातु कहा है? तो किसने कहा है? तो ये कहा गया है लोहा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। वी गार्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियन पुरातत्वविद थे। उन्होंने लोहे को जंत्रीय धातु कहा। वह मानव समाज में क्रांतिकारी तकनीक व आर्थिक विकास की भूमिका पर जोर देने के लिए प्रसिद्ध थे। नवपाषाण क्रांति व शहरी क्रांति से संबंधित उनके विचार सामाजिक विकास से संबंधित मार्क्सवादी विचार के प्रभाव को दर्शाते हैं। चाइल्ड ने पाषाण युग में पुरा पाषाण व नवपाषाण में उपविभाजित करने के लिए तकनीकी दंड व उपयोग किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन ताम्रपाषाण युग को आत्मनिर्भर और खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का पेपर में ये आया हुआ प्रश्न रहा है, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे। तो ये रहा है मध्य पाषाण काल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। इस युग तक हिमयुग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था तथा जलवायु गर्म व आर्द्र हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मनुष्य को पशुपालक बनाना। साथ ही इस काल में तीक्ष्ण और परिष्कृत औजारों का प्रयोग होने लगा था। मध्य पाषाण काल में ही मानव अस्थिपंजर व वृक्षारोपण की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जाती है? तो ये पहचान होती है प्राचीन वैशाली। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का प्रश्न रहा है ये। बसाड़ की पहचान प्राचीन वैशाली से की जाती है। वैशाली गंगा घाटी का नगर है। यह बिहार राज्य में स्थित है। इस नगर का दूसरा नाम विशाला भी था। माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम पूछे जाते हैं तो वैशाली, वैशाला और बसाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के विशाल नामक राजा ने की थी। यह बिहार के मुख्य पर्यटन स्थल में शामिल है। वैशाली के ही निकट कुंडल ग्राम के जातक कुल में महावीर का जन्म हुआ था। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं। तो नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या रही है? जो मुख्य विशेषता रही है वो रही है उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी पशुपालन भी था और कृषि भी था। उपयुक्त दोनों ही हो जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का आया हुआ प्रश्न है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता में दो तत्व शामिल किए गए हैं, पशुपालन व कृषि। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में प्राप्त होने लगे हैं, जिसमें आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान प्रमुख स्थान है। नवपाषाण काल में कृषि व पशुपालन
परंपरागत रूप से प्रारंभ हुआ। इस काल में पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण मुख्य है। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। इसी काल में जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म की खेती के योग्य बनाया गया तथा जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। नवीन खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य प्राप्त हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीन सिक्का किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पंचमार्क के नाम से। और ये क्वेश्चन जो है वो नेट का भी आया हुआ प्रश्न है। तो अगर आप नेट के ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं, सॉल्व ओल्ड पेपर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। वहाँ आपको फर्स्ट पेपर और इतिहास का जो पेपर है वो मिल जाएगा, जिसको मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। और जो पेपर है वो 3 पार्ट में आपको मिलेंगे। प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस मैंने अलग किए हैं, मिडवेल पार्ट अलग मिलेगा और मॉडर्न पार्ट उसका अलग मिलेगा। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के यानी पंचमार्क, इसे आहत सिक्के और पंचमार्क दोनों के नाम से जाना जाता है। इन सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण है तथा किसी भी प्रकार का लेख नहीं है। केवल चिन्ह मिले हैं, लेख नहीं मिले हैं। इन चिन्हों का ठीक ठाक अर्थ ज्ञात नहीं हो सका है। इन सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त संभवतः व्यापारियों, श्रेणियों तथा नगर निगम ने भी जारी किया था। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, लेखकों की सूची 1 और 2 में दी गई उनकी प्रकाशन पुस्तक में मिलान करें। तो यहाँ पे सीधे हम मिलान ही देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का ये प्रश्न रहा है। डी कौशाम्बी, मिथ एंड रियलिटी। RS शर्मा, इंडियन फ्यूडलिस्ट। GC पांडे, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। रोमिला थापर, सोमनाथ, द मैनी वॉइसेस ऑफ द हिस्ट्री। भारत में निम्नलिखित ताम्रपाषाण संस्कृति का सही कालक्रम क्या है? इसे हमें क्रम में लगाना है। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये भी नेट का आया हुआ प्रश्न है, क्रम में लगाना है इसे। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का भी ये प्रश्न रहा है। तो चलिए सीधे आंसर पे ही हम आ जाते हैं। भारतीय ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां ग्राम संस्कृतियां हैं। ताम्रपाषाणिक पुरास्थल के उत्पन्न से उपलब्ध पुरावेशों के आधार पर भारत की प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियों का कालक्रम है। सबसे पहले कायथा, आहाड़, मालवा, जरवे। कायथा जो कि उज्जैन और मध्य प्रदेश में है, आहाड़ उदयपुर राजस्थान, मालवा मध्य प्रदेश, जरवे महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुरास्थल की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें जो हमारा क्रम बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 ए। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? तो ताम्रपाषाणिक काल से जो संबंधित है वो हो जाएगा बालाथल। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम का ये प्रश्न रहा है। आहाड़, गुलिंद, मरमी एवं बालाथल राजस्थान में स्थित प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल है। ये स्थल बनास नदी के क्षेत्र में है, इसीलिए यहाँ की ताम्रपाषाणिक संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं। बालाथल की खोज BN मिश्रा ने की थी। बालाथल से लाल लेप, मृदभांड, बेर तथा U आकार
में चूल्हों का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बागौर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं हो रहा है इसमें आप ऑप्शन खुद से देख सकते हैं। यूजीसी नेट के एग्जाम का है। तो इसमें जो सही नहीं हो रहा है ऑप्शन सी होगा। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए। डिटेल देख लेते हैं। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ 1968 से 1970 तक BN मिश्रा ने उत्खनन कार्य करवाया था। बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ से मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण युग एवं लोह युग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित आदमगढ़ तथा बागौर दो मध्य पाषाणिक स्थल ऐसे हैं जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। बागौर से चेलसेडेनी औजारों की प्राप्ति अत्यधिक मात्रा में हुई है। बागौर से जबू, बैल, भेड़, बकरी और सूअर की करीब 5000 ईसा पूर्व से भी पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं। 5365 से 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं। यहाँ प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? स्क्रीन पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। फिर से जो सही नहीं है उसी की बात कर रहा है, तो हम सीधे सही आंसर पर आएंगे। जो इसमें सही नहीं दिख रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एनटीए यूजीसी नेट का ये प्रश्न रहा है। यह राजस्थान में स्थित है जहां से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ये सही नहीं है। भरतपुर पुरातात्विक स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ के कालखंड प्रथम से तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो काले और लाल मृत भांड की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। साथ में सूक्ष्म पाषाण औजार, नवपाषाण कुल्हाड़ी, पक्की मिट्टी के मनके भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ के गड्ढे में चावल के जले हुए अवशेष मिले हैं। ताम्रकाल खंड द्वितीय में कुछ मात्रा में तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं। इसी काल में लोहे के भालग्रम और लोहे के स्लैंग भी मिले हैं। यहाँ कई अन्य प्रकार के मृत भांड भी पाए गए हैं जिसमें चकनी मिट्टी के घोल के लेप वाले काले मृत भांड और एक धूसर पांडु लेप वाला मृत भांड शामिल है। पालतू मवेशी, भैंस, बकरी तथा हिरण, साथ में सांभर, मछली, कछुए और पक्षी जैसे पशुओं की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास क्षेत्र है? तो वह है बागौर। एनटीए यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन रहा है। मध्य पाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे थे, इसीलिए उन्हें माइक्रोलिथिक कहा गया है। यह पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच एक संक्रमणकालीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है, दौर के रूप में प्रकट होता है। मध्य पाषाण कालीन केंद्र बड़ी संख्या में राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर केंद्र
से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाती हैं। बागौर से मध्य पाषाण काल के 5 मानव काल मिले हैं जो व्यवस्थित ढंग से दफनाए गए थे। इस स्थल से पाषाण युग की सर्वाधिक सामग्री प्राप्त हुई है। इनमें से स्क्रेपर, पॉइंट, भेदक, खुर्ची आदि प्रमुख हैं। यहाँ के उद्योग में बहुत सी छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण होता था और वे ज्यामितीय प्रारूप की दृष्टि से अत्यंत उन्नत थे। इस क्षेत्र में मध्य पाषाणवास क्षेत्र का एक सबसे बड़ा स्थल माना गया है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाण औजार के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पाया गया है हथनौरा। अगर आपने ओल्ड पेपर की स्टडी की होगी एनटीए यूजीसी नेट का तो आपको याद भी आ रहा होगा। हथनौरा था। भारत के नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़े, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ सीहोर के हथनौरा से 5 दिसंबर 1982 को मानव कपाल के अवशेष खोजे गए। यहाँ के मानव जीवाश्म औजारों के साथ पाए गए। सुरकुंड में नर्मदा के उत्तरी तट पर प्राचीनतम लुप्त हाथी स्टेगोंड के दोनों दांत तथा ऊपरी जबड़े के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। अभी हाल में ही हथनौरा में नर्मदा मानव की खोज वाले डॉक्टर अरुण सोनकिया का सड़क दुर्घटना में निधन हुआ। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्म कृति मानव शिशु कपाल पाया गया था? तो ये पाया गया है ओडई में। सन 2001 में केरल विश्वविद्यालय केपी राजेंद्र को विल्लपुरम जिला के ओडई में एक शिशु का पूरा कपाल मिला जिसकी तिथि 1,66,000 वर्ष निर्धारित की गई जो मध्य से उच्च प्लिस्टोसीन काल है। भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? तो फसल उत्पादन का जो साक्ष्य पाया गया है वो पाया गया है मेहरगढ़। वर्तमान पाकिस्तान और ईरान के सीमांत प्रदेशों के मध्य स्थित मेहरगढ़ को पूर्व मृद भांड नवपाषाण काल से हड़प्पा तक का प्रमुख स्थान माना गया है। यहाँ से गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्मों की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं। इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, अतः इसे ही नवपाषाण कालीन स्थल का फसल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पूरा पाषाण कालीन स्थल पर एस्यूलीन औजार के साथ पशुपात चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिलता है? तो ये मिलता है अतीर पक्कम से। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल से संबंधित उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, हैंडएक्स संस्कृति। हैंडएक्स संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदम दुरै और अतिरम पक्कम से प्राप्त किए गए हैं। यह साधारण पत्थर के कोर तथा फ्लैक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस संस्कृति के उपकरण क्लीवर एवं स्कीपर हैं। अतिरम पक्कम से ही एशुलीन औजार के साथ पशुपात चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिलता है।
बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है महदहा से। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन LT ग्रेड का ये प्रश्न रहा है। महदहा पट्टी प्रतापगढ़ मध्य पाषाणकालीन स्थल है, यहां से पशुवध यानी बूचड़ खाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इनमें से किन्हें भारत के प्रागैतिहासिक के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? ये भी LT ग्रेड का एग्जाम है, यहां से आप देख सकते हैं किस पेपर में आया हुआ है। तो ये हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक तथा पुरातात्विक थे, जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो कहां से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। LT ग्रेड का प्रश्न है, 2018 में आया हुआ। विंध्य घाटी में स्थित बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र में उच्च पूर्व पाषाण कालीन उपकरण के अतिरिक्त अस्थि निर्मित मातृ देवी का एक प्रतिमा मिला है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। बेलन घाटी की उच्च एवं उच्च पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का समय ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पिंजरों से युक्त शवधान निकले हैं? तो इसमें कूट दिया हुआ है, कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 3rd लेंगे और 4 लेंगे। मध्य पाषाणिक स्थलों में अस्थि पंजरों से युक्त शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से प्रतापगढ़ जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित महदहा सराय नहर राय महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से युग्म शवाधान के अतिरिक्त 15 मानव कंकाल एवं 8 चूल्हे गर्त भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के कब्रों समाधियों आवास क्षेत्र के अंदर स्थित है। बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? तो ये स्थित है मध्य पाषाण काल से। PGT 2016 का प्रश्न रहा है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर नामक मध्य पाषाणिक पुरा स्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिसका समय 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत ही छोटे थे, इसीलिए उन्हें माइक्रोलिथिक कहा गया है। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थान से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो ये प्राप्त हुआ है हथनोरा से। नर्मदा घाटी के हथनौरा मध्य प्रदेश से एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसे भारत में प्राप्त किया गया प्रथम मानव अवशेष माना जाता है। इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर अरुणा सोनकिया को है। यह अभी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। हथनोरा निम्न पुरापाषाण काल का स्थल है। निम्न पुरापाषाण काल अन्य स्थल निम्नलिखित है। पल्लवरम, अत्रमपक्कम। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रह की प्राप्ति निम्न में से किस स्थल से हुई है? तो ये हुई है अहाड़ से।
पीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है। अहाड़ का प्राचीन नाम तामवली अर्थात तामा वाली जगह है। इस संस्कृति का काल 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखी गई है। गिलिंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। अहाड़ से वृत्ताकार गर्तों की प्राप्ति हुई है। वृत्ताकार गर्तों की प्राप्ति हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अहाड़ क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर डी यानी इनाम गांव बताया था। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो यह सूचित किया गया है लिंग सुगर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। पीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है। भारतीय प्रागैतिहासिक को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, जिन्होंने 1842 में कर्नाटका के रायचूर जिले में लिंगसूर नामक नवपाषाणिक स्थल से प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त किए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन वीडियोस को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो इसकी भी प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप देख सकते हैं येलो कलर में। तो इसके 16 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और इसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट डी इसको नाम दिया गया है। इसके अलावा थर्ड पेपर एनटीए यूजीसी नेट का आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक आपको दिए हैं। तो एक बार मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देती हूँ। तो और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी अदर वीडियोस हैं। तो एक बार मैं आपको स्क्रॉल करके केवल दिखा रही हूँ। इस सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, कल संडे है तो संडे को तो कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगी, तो मंडे को मिलते हैं। और इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर और नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।